हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के शीर्षक जो लास्ट सेक्शन है यानी स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के सेक्शन को करने वाले हैं। और उसमें हमने सामान्य परिचय कर लिया था, मार्क्सवाद कर लिया था, स्त्री और दलित चेतना हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं नई कविता और प्रगतिशील काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए महानायक की, ऑप्शन बी लघुमानव की, ऑप्शन सी ऋषिमुनि की, ऑप्शन डी राजनीतिक शासक की। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? लघुमानव की। नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। और नई कविता क्या है? सभी वादों से मुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकविता की प्रवृत्ति का प्रमुख स्वर क्या था? ऑप्शन ए परंपरा का सम्मान, ऑप्शन बी सहज भावुकता, ऑप्शन सी विद्रोह और व्यवस्था का विरोध, ऑप्शन डी धार्मिकता। इसका आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्रोह और व्यवस्था का विरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकविता का उदय किस काल के बाद हुआ? ऑप्शन ए 1920 के बाद, ऑप्शन बी 1940 के बाद, ऑप्शन सी 1960 के बाद, ऑप्शन डी 1980 के बाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1960 के बाद अकविता का उदय हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकविता के निरसन में किन किन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? ऑप्शन ए महादेवी और दिनकर, ऑप्शन बी मुक्तिबोध और धूमिल, ऑप्शन सी प्रसाद और पंत, ऑप्शन डी बच्चन और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध और धूमिल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए छायावादी प्रयोग, ऑप्शन बी शब्दों की मितव्ययिता और चित्रात्मकता, ऑप्शन सी धार्मिक भावप्रवणता, ऑप्शन डी वीर रस की प्रधानता। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शब्दों की मितव्ययिता और चित्रात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस काव्यधारा से है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी रहस्यवाद, ऑप्शन सी प्रगतिशील काव्यधारा, ऑप्शन डी अकविता। इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगतिशील काव्यधारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट्स है जिसे हम देख लेते हैं। शमशेर पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव था। ठीक है। अभी हमने एक प्रश्न किया था कि जो शमशेर की कविताओं का जो स्वरूप है वो किस रूप में है? तो प्रकृतिवादी स्वरूप है उनका। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऊपर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह क्या है? अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ना, ये जो रचनाएं हैं वो किनकी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है, नरेश मेहता का बिंब का कुशल प्रयोग करते हैं, यानी नरेश मेहता बिंब का कुशल प्रयोग करते हैं। समय देवता में विराट गतिशील बिंब चित्रित है। समय देवता किनकी रचना है? नरेश मेहता की। इस कविता में उन्होंने विराट गतिशील बिंब चित्रित किया है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो महेश जो नरेश मेहता है वो बिंब चित्रण में कुशल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रोमांटिकता के कवि, ऑप्शन बी इंद्रियता के कवि, ऑप्शन सी वीर रस के कवि, ऑप्शन डी रहस्यवाद के कवि। आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्रियता के कवि। गिरजा कुमार माथुर क्या है? इंद्रियता के कवि हैं। पृथ्वी कल्प इनकी रचना है। ठीक है। गिरजा कुमार माथुर की रचना है क्या? पृथ्वी कल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सा गुण विशेष रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए आध्यात्मिकता, ऑप्शन बी संगीतात्मकता, ऑप्शन सी देशभक्ति, ऑप्शन डी रहस्यवाद। तो इसका सही आंसर करेंगे। गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं में हमें संगीतात्मकता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र किस प्रकार की भाषा और भावों के कवि हैं? ऑप्शन ए गूढ़ और दुरूह, ऑप्शन बी चलतेपन और खुलेपन, ऑप्शन सी व्यंग और हास्य, ऑप्शन डी रूढ़ और कृत्रिम। यानी भवानी प्रसाद मिश्र
किस प्रकार की भाषा और भावों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलतेपन। भाषा की जो शैली है वो चलतेपन है और भावों में खुलापन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस कवि की प्रबंध प्रतिभा का परिचय मिलता है? सतपुड़ा के घने जंगल में किस कवि की प्रबंध प्रतिभा का परिचय मिलता है? के घने जंगल। ठीक है, ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। बी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र मुक्तिबोध की मरणासन्न अवस्था में प्रकाशित कृति थी? ऑप्शन 1962, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1970। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरणासन्न अवस्था में प्रकाशित कृति कौन सी थी? 1964, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है जो कृति है, यह इनकी मरणासन्न अवस्था में प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन ए सतपुड़ा के घने जंगल, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन डी तार सप्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा है। पहला काव्य संकलन इनका मुक्तिबोध का क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। कब प्रकाशित हुआ? तो 1964 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध की कविताओं को किस रूप में देखा गया? पहला है अमानवीय संरचना का प्रतीक, दूसरा है आधुनिक भारत का इस्पाती दस्तावेज, ऑप्शन सी लोक साहित्य का आधार और ऑप्शन डी सहज गीतात्मकता का उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आधुनिक भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा गया है मुक्तिबोध की कविताओं को। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने परंपरागत रुग्ण सौंदर्यबोध के स्थान पर क्या निर्माण किया? ऑप्शन ए रहस्यवादी आदर्श, ऑप्शन बी लोक सौंदर्य बोध, ऑप्शन सी मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य बंध और ऑप्शन डी भक्ति सौंदर्य बंध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध ने परंपरागत रुग्ण सौंदर्य बोध के स्थान पर मानवीय प्रगतिशील सौंदर्य बंध निर्मित किया है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति एवं तीव्र इंद्रियबोध का कवि भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न हो कि गहन इंद्रियबोध अनुभूति और तीव्र इंद्रियबोध के कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उत्तर होगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध को। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संकलन कौन सा है? ऑप्शन है आज की दीवार, ऑप्शन बी संसद से सड़क तक, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी कविता के बहाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद से सड़क तक। इनकी अन्य कविताओं को देखें तो संसद से सड़क तक तो हमने देख लिया, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, तो ये काव्य संकलन है इनका, किनका? धूमिल का, सुदामा पांडे धूमिल का। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संकलन है? ऑप्शन ए रघुवीर साय, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न को अभी हमने देखा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, धूमिल का सृजन काल लगभग कितने वर्षों का रहा? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1 दशक, ऑप्शन सी 2 दशक, ऑप्शन डी 3 दशक। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? धूमिल का सृजन काल लगभग 1 दशक तक का रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविताओं का तेवर जासूसी है जो छिपे मानव विरोधी व्यवहार को उजागर करती है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कविताओं का तेवर जासूसी है जो छुपे मानव विरोधी व्यवहार को उजागर करती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी धूमिल। ठीक है, तो धूमिल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वातंत्रोत्तर हिंदी कविता में प्रगतिशील परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कवि कौन थे? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, ऑप्शन बी मुक्तिबोध और धूमिल, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और बच्चन, और ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत और निराला। इसका सही आंसर मुक्तिबोध और धूमिल। ठीक है, हम प्रगतिशील काव्यधारा कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवीर सहाय की कविताओं पर विशेष प्रभाव किस प्रवृत्ति का है? ऑप्शन ए श्रृंगारिक दृष्टि, ऑप्शन बी सामाजिक यथार्थ, ऑप्शन सी धार्मिक तत्व, ऑप्शन डी रहस्यवादी धारा। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय की कविताओं पर विशेष प्रभाव सामाजिक यथार्थ का पड़ा है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कविता किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कविता है रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न देखने से पहले पॉइंट है, रामदास की हत्या होगी कविता भी प्रसिद्ध है किनकी? रघुवीर सहाय की। ठीक है, रामदास की हत्या होगी ये कविता बहुत प्रसिद्ध है रघुवीर सहाय की। और दूसरा जो हमने अभी पढ़ा राष्ट्रगीत में जो वो पंक्ति है वो भी रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है, अखबारीपन हिंदी कविता में किस कारण आया? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग में कठिनाई से, ऑप्शन बी समाचार पत्र लेखन से संबंध कवियों के कारण, ऑप्शन सी दिन प्रतिदिन की घटनाओं को महत्व देने से, और ऑप्शन डी राजनीतिक कारणों से। तो इस प्रश्न प्रतिदिन की घटनाओं को महत्व देने से अखबारीपन हिंदी कविता में आने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस कविता में विशेष रूप से राजनीतिक संदर्भ उल्लेखित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कुआनो नदी। तो कुआनो नदी इनकी कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इस कविता में राजनीतिक संदर्भ विशेष रूप से उल्लेखित हुए हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखो काव्य संकलन किस कवि का है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी अरुण कमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। इसमें भी राजनीतिक संदर्भ है। ठीक है, भी हमने क्या देखा, कुआनो नदी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में राजनीतिक संदर्भ है। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की जो कविता है इसमें भी राजनीतिक संदर्भ है। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा की कविता संग्रह मगध में किन विषयों की गहन पड़ताल की गई है? ऑप्शन ए प्रेम और श्रृंगार, ऑप्शन बी राजनीति राजसत्ता और इतिहास, ऑप्शन सी ग्रामीण संस्कृति, ऑप्शन डी रहस्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजनीति राजसत्ता और इतिहास, है ना, कालबोध भी इसमें दिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति धर्मिता के कारण किस कवि त्रयी को नई पीढ़ी के लिए फिर से संदर्भित माना गया है? ऑप्शन ए अजीत कुमार, सविता सिंह, अरुण कमल, ऑप्शन बी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ऑप्शन सी नीरज, रामावतार त्यागी और शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले और अनामिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन की जो कविता है इन्हें कवि त्रयी की संज्ञा दी गई है। इन कवि त्रयी को नई पीढ़ी के लिए फिर से संदर्भित माना गया है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, इनकी कविताओं को आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिलोचन की भाषा की विशेषता क्या है? पहला है अत्यंत अलंकारिक है, ऑप्शन बी ठेठ और दुर्लभ ठाठ वाली है, सी संस्कृत निष्ठ है, ऑप्शन डी प्रयोगवादी है। इसका आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिलोचन की भाषा क्या है? ठेठ और दुर्लभ ठाठ वाली है। त्रिलोचन की भाषा में ठेठ भाषा का ठाठ है और छंदों और तुकों में लिखते हैं। उनकी कविताओं जो हैं वो छंदों और तुकों में बंधी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने अपना काव्य मार्ग कभी नहीं छोड़ा और दोहा, मंत्र, हरगंगा सब लिखते रहे, बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी विष्णु खरे, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी नरेश सक्सेना। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना काव्य मार्ग कभी नहीं छोड़ा? उन्होंने दोहा लिखा, मंत्र लिखा, हरगंगा लिखा, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उन्हें आधुनिक समझेंगे या नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, इस काल में गीत विधा के प्रमुख कवि कौन रहे? ऑप्शन ए नीरज, रामावतार त्यागी, शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन बी विष्णु खरे, अरुण कमल, राजेश जोशी, ऑप्शन सी लीलाधर मंडलोई, नीलेश रघुवंशी, सविता सिंह, ऑप्शन डी त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीरज, रामावतार त्यागी और शंभुनाथ सिंह क्या हैं? गीत विधा के प्रमुख कवि रहे हैं। अन्य कवियों को भी देख लेते हैं। अन्य कवियों में नीरज हो गए, रामावतार त्यागी हो गए, शंभुनाथ सिंह हो गए, वीरेंद्र मिश्र हैं, रमानाथ अवस्थी हैं और बाल स्वरूप राही हैं। ये 6 कवि जो हैं वो गीत विधा के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरेश सक्सेना के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए रहस्यवादी तत्व, ऑप्शन बी वैज्ञानिक चेतना और मानवीय संवेदना का संयोजन, ऑप्शन सी छायावादी शैली, ऑप्शन डी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। सही उत्तर होगा वैज्ञानिक चेतना और मानवीय संवेदना का संयोजन। नरेश सक्सेना की काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? वैज्ञानिक चेतना और मानवीय संवेदना का
संयोजन। अगला प्रश्न है, विष्णु खरे की कविताओं की रचना किस विधा के निकट मानी जाती है? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आत्मकथा लेखन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु खरे की कविताओं की रचना जो है वो कहानी के अधिक निकट मानी जाती है। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि समूह में इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी राजेश जोशी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। द करेक्ट आंसर इज मैथिली शरण गुप्त। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि समूह में कौन शामिल नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कविता में है, अरुण कमल समकालीन में है, राजेश जोशी हम समकालीन में है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, समकालीन कवियों में अगर हम देखें तो विष्णु खरे हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, मंगलेश डबराल है, आलोक धनवा है, भगवत रावत है, मलयज है, ऋतुराज है, अरुण कमल है, राजेश जोशी हैं, अनामिका हैं, निर्मला गर्ग हैं, विष्णु नागर हैं, लीलाधर मंडलोई हैं, नीलेश रघुवंशी हैं, सविता सिंह है, एकांत श्रीवास्तव हैं, कुमार अंबुज हैं, विमल कुमार है, हरिश्चंद्र पांडे हैं। तो इन प्रमुख कवियों का नाम जो समकालीन कविता की श्रेणी में आते हैं यहाँ उद्धृत किया गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो जो है वो आंचलिक पक्ष पर है, यानी आंचलिकता पर है। तो उस प्रश्न को हम यानी उस सेक्शन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।